तो आइए आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री जो पढ़ते हैं आप लोग उसके चैप्टर 7 यानी इकाई 7 का पार्ट 4 पढ़ते हैं, चौथा भाग, जिसमें आज हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे। एक टॉपिक होगा हमारा आर्थिक मंदी के कारण और दूसरा होगा आर्थिक मंदी का प्रभाव। जैसा कि आप लोग पीछे पढ़े थे, आर्थिक मंदी जो 1929 में आई थी, जिसमें अमेरिका ने जिन जिन देशों को कर्ज दिया था सबसे कर्ज लेना, अपना पैसा वसूलना शुरू कर दिया, काफ़ी पूरी दुनिया तबाह हो गई थी। तो इसका क्या कारण था, आखिर आर्थिक मंदी हुआ तो उसका कारण क्या था, उसको पढ़ेंगे पहले और फिर उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी तक आप लोग भाग 1, भाग 2 और भाग 3 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग भाग 4 पढ़ेंगे और ये जो चल रहा है वो एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन का अर्थ हुआ कि इसका लाइन बाय लाइन क्या किया जा रहा है जी, वर्णन किया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को समझते हैं एक एक करके। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1929 के आर्थिक मंदी का बुनियादी कारण स्वयं इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप में ही समाहित था। एक शब्द है समाहित। समाहित का अर्थ होता है उसमें रहना। जैसे कहा जाए कि आप गलत काम में समाहित हैं, तो गलत काम में समाहित है मतलब आप गलत काम में पड़ चुके हैं, तो उसमें रह रहे हैं। तो अगर आर्थिक मंदी जो कब आई थी, 1929 में आई थी, अगर इसकी हम बात करें तो इसका सबसे बुनियादी जो कारण था, बुनियादी कारण मतलब हुआ मतलब सबसे जो मेन कारण था, वो कारण था अर्थव्यवस्था। क्या था जी? क्योंकि महायुद्ध मतलब विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, उसमें सभी देशों की स्थिति खराब हो गई थी। सभी देशों के जो पैसे की स्थिति थी, आमदनी की स्थिति, वो क्या हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। प्रथम महायुद्ध के 4 वर्षों में यूरोप को छोड़कर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार होता चला गया। उसके मुनाफे बढ़ते चले गए। दूसरी तरफ अधिकांश लोग गरीबी और अभाव में पिसते रहे। मतलब कहने का अर्थ है कि जिन लोगों के पास आमदनी का स्रोत था वे लोग तो अमीर होते चले गए, लेकिन जो गरीब थे वो और ज़्यादा गरीब हो गए। मतलब अमीर अमीर हो गए और गरीब और ज़्यादा गरीब हो गए। नवीन तकनीकी मतलब होता है नए तकनीकी। तकनीकी मतलब होता है टेक्निक, तरीका, नए तरीका। प्रगति तथा बढ़ते हुए मुनाफे के कारण, मुनाफा आप लोग समझते हैं ना, फायदा, मुनाफे के कारण उत्पादन में जो भारी वृद्धि हुई, उससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि जो कुछ उत्पादित किया जाता था उसे खरीद सकने वाले लोग बहुत कम थे। वह यूं कि कंपनियां सामान तो बना रही थी लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो फिर जब पैसा रहेगा ही नहीं तो बताइए कोई सामान खरीदेगा क्या? और जब सामान खरीदेगा नहीं तो क्या सामान बिकेगा? तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक स्थिति सबकी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अभी फिलहाल जिस टाइम हम लोग जी रहे हैं ये टाइम है कोरोना का समय। कोरोना काल में भी स्थिति हम लोग यही है कि हर देश की आर्थिक स्थिति डाउन हो चुकी है। डाउन किस तरह हुई है? पहले जो हम पैसा कमाते थे, आपके परिवार वाले हों चाहे हमारे परिवार हो, हम हों, आज उतना पैसा हम लोग नहीं कमाते हैं। और आप एक बात बराबर सुनते होंगे आसपास कि हर व्यक्ति अपने आमदनी के अनुसार खर्चा भी करता है। आमदनी कम होती है तो खर्च भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और आमदनी बढ़ती है तो खर्च भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो जब आमदनी कम हुई है तो बताइए हम लोग खर्चा भी क्या करते होंगे? तो खर्चा कम करते हैं मतलब सामान कम खरीदते हैं। जब सामान कम खरीदेंगे तो बताइए जितना कंपनी सामान बनाती होगी सब बिकता होगा। क्या कंपनी उतना सामान बनाती होगी? उसने सामान भी बनाना क्या कर दिया होगा। तो इससे सभी जगह पैसे की कमी हुई, आर्थिक स्थिति सबकी क्या हो गई। और यही स्थिति थी कब की, 1929 की। पूरे विश्व पर असर पड़ा था इसका। समझ में आ रहा है बात? आगे है, यहाँ पे लिखा है
सट्टेबाजी, आप लोग देख सकते हैं ऊपर क्या लिखा है जी, सट्टेबाजी। आपके किताब में भी दिया है, शेयर बाजार, सट्टेबाजी। तो सट्टेबाजी का अर्थ होता है कंपनियों में पूंजी लगाकर उसका हिस्सा खरीदना ताकि उसका मूल्य बढ़े और पुनः उसे बेच देना, ये कहलाता है सट्टेबाजी। आज से कुछ साल पहले की बात है, 2-4 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। आप लोग बहुत इसमें होंगे जो क्रिकेट प्रेमी होंगे, क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखते और खेलते होंगे, तो ये भी न्यूज़ आपने सुना होगा कि क्रिकेट में सट्टाबाजी चलता है। सट्टेबाजी का अर्थ हुआ कि मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान मैच खेल रहे हैं और उसमें कोई दलाल है जो इंडिया के किसी क्रिकेटर को जाके बहुत ज़्यादा पैसा दे देता है और बोलता है कि तुम आज हार जाना, और वो बहुत फेमस है जीतने के लिए। ऐसा होता है ना जी। ऐसे गलत काम जो होते हैं उसको सट्टेबाजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खैर पकड़े गए थे बहुत सारे लोग, इसमें करोड़ों का डील हुआ था इसमें। सट्टाबाजी का अर्थ हुआ गेम भी हो सकता है, क्योंकि सट्टाबाजी वही नहीं होता, सट्टाबाजी गेम भी होता है। जैसे आजकल चल रहा है ड्रीम 11, वैसे आईपीएल खत्म हो चुका है, ड्रीम 11 था तो वो भी सट्टाबाजी था। 50 लगाओ 1 करोड़ पाओ, ये क्या है? ये सट्टाबाजी है, ताश खेलना है। जीत गए तो ठीक है, वैसे कोई जीता नहीं अभी तक, खेल भी खत्म। मैं बार बार बोलता हूँ कि वही लॉटरी है रेडियो वाला, अंत में रेडियो जिसका दुकान है उसी घर रह जाता है, बाकी लोग हवा मिठाई लेके चले जाते हैं। तो 49 रुपया कुछ लोग लगाते रहे लगाते रहे लगाते रहे, अंत में हर थाक कर वही जिंदगी जी रहे हैं जो पहले जी रहे थे, अपना भी गंवा लिए। तो इस सब में नहीं पड़ना चाहिए सट्टेबाजी। दूसरा होता है शेयर बाजार। शेयर मतलब होता है साझा करना। क्या होता है जी? साझा करना। वैसा स्थान जहां व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों के बाजार मूल्य का निर्धारण होता है। अपने लैंग्वेज में इसको हम समझा रहे हैं आपको। शेयर बाजार का अर्थ होता है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी है, और उस कंपनी में कहते हैं कि मैं इस कंपनी में अपना हिस्सा रखना चाहता हूं। तो एक कंपनी में कंपनी का कोई एक मालिक होता है, लेकिन पूरा का पूरा पैसा उसका नहीं होता है। अधिक पैसा उसी का होगा, लेकिन कुछ पैसे आप भी लगा सकते हैं, जिनके जिनके पास है वो लगा सकते हैं। और जब फायदा होगा कंपनी को सामान बेचने के बाद, तो वो पैसा में से परसेंटेज के हिसाब से सब में क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है। घाटा लगेगा तो भी दोनों को, सबको सहना पड़ेगा। तो कभी कभी आप सुनते हैं कि शेयर मार्केट के भाव गिर गई बा, पेपर में आवेला रोज, आ कबो कबो शेयर मार्केट के भाव चढ़ जाला। तो जब भाव चढ़ जाई तो फायदा हो जाए, गिर जाई तो जैसे सोना, सोना के रोज रेट आवेला कि आज सोना के रेट बढ़ल बा, फिर कब भाई कि सोना के रेट का हो गई, तो मान लो गिर गई तो दुकानदार के का हो गई? घाटा चल गई। अब बढ़ गई तो फायदा हो गई। तो शेयर मन होला साझा कर, शेयर मार्केट। बहुत लोग पैसा ला लोग खेले लाई कुली, तनुके से कम बुझाते कि तू लोग ना खेल रही तो नहीं के पता तनुके। तो शेयर होता है, शेयर खरीदा जाता है कंपनी का, किसी का चल गया तो लोग धनी बन जाते हैं, कभी कभी आदमी डूब भी जाता है। आगे है कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। इस बात को समझिएगा, सभी देशों में कृषि यानी खेती बहुत ज़्यादा हो रहा था। खेती तो हो रहा था, लेकिन फिर उस जो खेती में धान गेहूं चावल जो भी हुआ है, तो सबको थोड़े ना आदमी खा जाता है। मान लीजिए आपका खेत है और 50 क्विंटल आपको धान हो गया, तो क्या सब खा जाइएगा? उसको आप क्या कीजिएगा? अब बेचेंगे तभी ना जब कोई खरीदेगा, और जब खरीदेगा ही कोई नहीं तब क्या होगा? समस्या होगी ना। तो कृषि तो हो रहा था, कृषि तो हो रहा था, लेकिन बिक नहीं रहा था, कोई खरीद, क्योंकि किसी के पास पैसा था ही नहीं। कृषि क्षेत्र में यह अति उत्पादन प्रथम महायुद्ध के बाद भी बना रहा, लेकिन उसे खरीद सकने वाले लोग बहुत कम थे।
खेती में कभी कमी नहीं हुई, लेकिन खरीदने वाले क्या हो गए थे, कम हो गए थे। इससे उन कृषि उत्पादों की कीमतें गिरी, गिरती कीमतों से किसानों की आय घटी। आय मतलब होता है आमदनी। आय मतलब क्या होता है बाबू, आमदनी। लोगों की आमदनी क्या होने लगी, कम होने लगी। अतः इस स्थिति में निकलने के लिए होने वाले उत्पादन को और बढ़ाया ताकि कम कीमत पर ज़्यादा माल बेचकर अपना आय स्तर बनाए रखा जा सके। लोगों ने सोचा कि अब और अधिक उत्पादन करेंगे और ज़्यादा खेती करेंगे और सामान को सस्ता बेचेंगे, कम से कम मुंह तो निकलेगा ना, कुछ तो फायदा होगा ना। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब सामान सस्ता होगा तो बिकना शुरू हो जाता है। जैसे आज का टाइम क्या है कि अगर मुर्गा 150 रुपये किलो मिले तो वे लोग खरीदते हैं जिनको खाना होता है, जो शौकीन होते हैं। लेकिन मुर्गा अगर 50 रुपये किलो हो जाए तो जिसको नहीं भी खाने का मन होता है वो खरीद के खाने लगता है। लोग सोचते हैं 50 रुपये किलो घेवड़ा खरीदेंगे तो काहे नहीं किलो मुर्गे खरीद लेते हैं, कम से कम घेवड़ा से तो बढ़िया लगेगा ये। ऐसा है कि नहीं है, पहले बताइए। ऐसा मार्केट में कभी कभी होता है। जब लॉकडाउन लगा था पहली बार तो 50 रुपया, 40 रुपया, 30 रुपया मुर्गा बिका था। बाप रे बाप, लोग गजब मुर्गा खाए थे। कोई जाता था, सब्जी तो बिक ही नहीं रहा था, कोई जाता आलू का रुपया हो 50 रुपया ठीक बन रहा है, दाता नहीं किलो मुर्गा दे दिया 30 रुपये की। लेकिन अभी जाओ 150 रुपये रहा है, खोसी ना आई थी आलू ये ठीक बा 30 रुपये नहीं बा 40 रुपया, 150 रुपये किलो की खाई। तो सामान सस्ता होता है तो बिकता भी ज़्यादा है, महंगा होता है तो कम बिकता है। अभी क्या है, मार्केट में गोभी आया है, गोभी का रेट क्या है 30-25 बिक रहा है ना। 1 महीना बाद 5 रुपये किलो बिकेगा तो ओबरा लोग ज़्यादा किने ला। ओबरा केहू 1 किलो तो ना ली, 5 किलो गोभी में से दिया 25-30 रुपये का हो जाएगी। एबरा केहू ज़्यादा तो ज़्यादा 1 किलो चाहे 1.5 किलो, एक ज़्यादा नहीं किन सकत। अभी महंगा है क्योंकि अभी कभी गोभी जो है मार्केट में कम है। इसने बाजारों में कृषि उत्पादों की आमद मतलब होता है आमदनी, आमद मतलब क्या होता है, और बढ़ा दी। समझ में आ रहा है ना सारा बात, कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़ते हम लोग। कीमतें और नीचे चली गई, कृषि उत्पाद पड़ी पड़ी सड़ने लगी। मतलब जो भी खेती हो रहे थे, खेती में जो सामान उत्पन्न हो रहे थे वह एक जगह पड़ा पड़ा क्या होने लगा, सड़ने लगा। इस स्थिति का आकलन करते हुए आधुनिक अर्थशास्त्री कार्डलिफ ने अपनी पुस्तक दी कॉमर्स ऑफ नेशन, याद कर लीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। कार्डलिफ नाम का एक अर्थशास्त्री था, उसने किताब लिखा था द कॉमर्स ऑफ नेशन। में लिखा है कि विश्व के सभी भागों में कृषि उत्पादन एवं खदानों के मूल्य की विकृति 1929 से 32 के आर्थिक संकटों का प्रमुख कारण था। उसने अपनी किताब में लिखा कि 1929 से 1932 में जो भी खाद्यान्न मतलब होता है खाने वाले अन्न, उनका जो उत्पादन हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, तो इसका सबसे बड़ा कारण था आर्थिक मंदी। अगर आर्थिक मंदी नहीं हुआ तो शायद उस समय लोग उतना खेती नहीं करते। अगला पैराग्राफ है 1920 के दशक तो आप लोगों को पता ही होगा, यानी 1920 से 1930 की बात हो रही है, के मध्य मतलब बीच में, 1925 में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपने युद्ध से तबाह हो चुके अर्थव्यवस्था को नए सिरे से विकसित करने का प्रयास किया। मैंने पहले ही बताया था कि जब प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ, तो जितने भी देश प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई लड़े थे उनका तो डमाडोल था स्थिति, पैसे में बहुत ही कमी थी। तो उन लोगों ने क्या किया कि अमेरिका से कर्ज ले लिया। अमेरिका ने कर्ज दे दिया, लेकिन अब स्थिति मान लीजिए कि आप किसी को कर्जा दिए हैं, आप कर्जा तभी देंगे जब आपके पास ज़्यादा होगा। लेकिन अब आपका ही स्थिति जब कभी खराब हो जाए तो जिसको कर्ज दिए तो आप क्या करेंगे, तो भाई तो हमारी स्थिति अब खुदे का बा। तो आर्थिक स्थिति केवल सब जगह, अमेरिका भी खराब हो गया था, तो वो क्या करने लगा, सबसे अपना पैसा लेना, भाई हमारे दो, हमारा जरूरी बेबरा। अब सोचो कि घर है
आफत आई लोगों में कर्जा के मांगे चलिए तो हालत है कि खराब हो जाए। जब स्थिति अच्छी थी तब ऐसी अमेरिकी पूंजीपतियों ने यूरोप को कर्ज दिए, लेकिन अमेरिका के घरेलू स्थिति में संकट के कुछ संकेत मिलने के साथ ही यह लोग कर्ज वापस मांगने लगे। इससे यूरोप के सभी देशों के समक्ष गहरा संकट आ खड़ा हुआ। इस परिस्थिति में यूरोप के कई बैंक डूब गए, महत्वपूर्ण देशों की मुद्रा मूल्य गिर गई और इसमें बड़ा संकट तब आया जब यूरोप अपने आप को यांत्रिक उत्पादन पर निर्भर कर लिया। प्रथम महायुद्ध के बाद इस क्षेत्र में यूरोप का एक आधिपत्य समाप्त हो गया। कनाडा, रूस और औपनिवेशिक देशों से उसे कड़ी चुनौती मिली। रूस और कनाडा ने सबसे सस्ते अनाज को उत्पादित किया, जिसके कारण कृषि आधारित यूरोपीय देश तबाह हो गया। मैंने अभी आप लोगों को जो बात बताई, तो सभी बातों से आपने क्या जाना है कि अमेरिका पहले कर्ज दिया, भाई स्थिति उसकी अच्छी थी, लेकिन जब स्थिति क्या होने लगी तो खुद अपना पैसा मांगना। अब जो गरीब देश थे तब उनका हालत खराब होने लगा, भाई कहां से दिया, भाई मांग रहे तो देना ही पड़ेगा। और ज्यादा तब खराब हुई ना जब कनाडा और रूस ने क्या किया, सस्ता पर मतलब बहुत सस्ता दाम पर ना चावल यानी कि अन्न में बहुत सारा चीज आता है, चावल, दाल, गेहूं सब सस्ता बेचने लगा, सबका रेट सस्ता कर दिया। अब मान लीजिए कि जो देश खेती करके पहले से रखे होंगे उनका तो हालत खराब हो जाएगा। वे सोचने लगे भाई अब हमारा सामान कौन खरीदेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये लड़का जो चेला है मंजेश, ये बेच रहा है चावल 100 रुपये किलो और बगल में विकास बेच रहे हैं 20 रुपये किलो, एक ही चावल है। बताइए लोग किस में से खरीदेंगे? जाहिर सी बात है मुड़ी में तेल लगाने वाले विकास से ही खरीदेंगे, चेला से तो खरीदेगा नहीं कोई। समझ में आ रहा है बात? तो कनाडा और रूस ने उसी सामान को सस्ते दाम पर बेचना शुरू कर दिया। अब जो लोग उत्पादन किए थे दूसरे देश के, उनका और हालत खराब हो गया। अब क्या करें यार, अब तो रेट कम कर दिया, अगर हम ज्यादा रेट में बेचते हैं तो कोई खरीदेगा नहीं तो वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। मजबूरी में उन्हें उसी रेट पे क्या करना पड़ा। तो क्या नुकसान हुआ कि फायदा? अब बताइए, जिस व्यक्ति को बिजनेस में नुकसान हुआ वो क्या कर्ज देने लायक रह जाता है क्या? और ऊपर से कर्जा का प्रेशर कि बाबू हमारा कर्जा लौटा दो। इसे कहते हैं जले पे नमक छिड़कना। एक तो गरीबी, ऊपर से कर्ज मांगने वाले सभी लोग पहुंच जाए। सोचिए क्या एहसास होगा उस व्यक्ति को। और ये एक देश नहीं, हर वो छोटे छोटे देश, गरीब देश का हालत था, सभी परेशान थे इसमें। आगे है अगले पैराग्राफ में, अमेरिका में संकट के लक्षण प्रकट होते ही उसने कुछ संरक्षणात्मक उपाय करने आरंभ किए। आयातित वस्तुओं पर उसने दोगुना सीमा शुल्क लगा दिया। यहां पे ध्यान दीजिएगा, 2 गुना सीमा शुल्क। सीमा शुल्क का अर्थ होता है बॉर्डर टैक्स। जैसे कि इंडिया है तो नेपाल से बहुत सारा सामान आता है, पाकिस्तान से सामान आता है जाता है, चाइना, अगल बगल जितने भी देश हैं या अन्य देश भी हैं, सामान आता जाता है। तो जो भी बॉर्डर से सटे हुए जो देश थे उनके सामान पर उसने, अमेरिका ने क्या किया, दुगुना टैक्स लगा दिया। जहां पे मान लीजिए 100 रुपये टैक्स लेता, वहां पे कितना देना होता था? 200 रुपया। क्योंकि टैक्स जो होता है वो सरकार का होता है। दुगुना टैक्स आएगा, दुगुना फायदा होगा, लेकिन जो देगा उसकी क्या होगी? हालत खराब हो जाएगी। साथ ही आयात की मात्रा को भी उसने सीमित किया। देखिए, आयात मतलब होता है कि जब हम कोई वस्तु, कोई सामान दूसरे देश से अपने देश में मंगाते हैं तो उसको आयात कहते हैं, और जब हम अपने देश से किसी दूसरे देश में कुछ भेजते हैं तो उसको निर्यात कहते हैं। क्या कहते हैं? और अमेरिका ने कहा कि कोई भी दूसरा देश मेरे देश में कोई सामान लाना चाहता है
तो एक तो वो सीमित मात्रा में लाएगा और साथ ही साथ दुगुना टैक्स देगा। अनलिमिटेड कोई भी नहीं। जैसा कि फिलहाल क्या है कि चाइना और पाकिस्तान, दो देशों से इंडिया ने बहुत सारा सामान पे बैन लगा दिया है, ये नहीं हमारे देश में नहीं आएगा। जब भी रिलेशन खराब होते हैं तो ऐसा ही होता है। अभी क्या है कि चाइना और पाकिस्तान से इंडिया का रिलेशन अच्छा नहीं है, तो उनके सामान पे दोनों तरफ से बंदी होगी। संकट धीरे धीरे अन्य देशों में प्रकट होने के साथ ही सभी राज्य यह प्रयास करने लगे कि अपनी आवश्यकता की अधिकांश वस्तुएं स्वयं के द्वारा ही उत्पादित कर लिया जाए। इस संकुचित आर्थिक राष्ट्रवाद ने विश्व व्यापार के बाजार आधारित व्यवस्था की कमर तोड़ दी। बहुत सारे देशों ने यह सोचना शुरू किया कि भाई एक काम करना होगा, बाहरी देश से सामान मंगाना और बाहरी देश में सामान भेजना अब आसान नहीं है, तो जो जो आवश्यकता की चीज़ हम खुद बनाएं और खुद उसका प्रयोग करें, अपने ही देश में खरीदें और अपने ही देश में बेचें, अपने ही देश में बनाएं। जैसे अभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका भी यही है कि आत्मनिर्भर भारत, ये आप जरूर सुने होंगे। जब चाइना ने जब इंडिया पर अटैक किया कुछ दिन पहले, मतलब वहाँ के सैनिकों को मारा और उसने धमकी दी कि हम अपना सामान इंडिया को नहीं देंगे, तो उसी पे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। ठीक है, आज चाइना दे रहा है, कल अगर बंद कर दे अचानक अपना सारा सामान, तो बताइए अचानक क्या हम सारी चीज़ बना सकते हैं? आपको पता है कोई ऐसा घर नहीं जिसमें चाइना का सामान ना, कोई ऐसा घर नहीं जहाँ पे एक भी चाइना का सामान ना हो। बहुत ऐसे कम घर मिलेंगे आपको। एक तरह से वो हमें गुलाम बना चुका है अपने सामानों का, क्योंकि वो अपने सामान सस्ते दाम पे लाता है, बढ़िया क्वालिटी में सस्ता लाता है, और हमें मजबूरी में उसे क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है कि सस्ता भी है और बढ़िया, चाहे मोबाइल हो चाहे कुछ भी हो। तो सरकार प्लान बना रही है अपने देश के जो पूंजीपति हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वे लोग अपने देश में सामान बनाएं, बढ़िया बनाएं, कम दाम पर बनाएं और अपने देश के लोगों को बेचें। मान लीजिए अगर कोई रेडमी का फ़ोन है जो चाइनीज़ कंपनी है, रियलमी का फ़ोन है, अगर मान लीजिए कि हमको 10,000 रुपये का फ़ोन खरीदना है, जितना उसमें क्वालिटी है, अगर उसी क्वालिटी का इंडिया का कोई कंपनी बनाना शुरू कर दे और कम दाम में बेचना शुरू कर दे, 7,000, 6,000 में, 8,000 में, आप बताइए क्या कोई खरीदेगा क्या रेडमी का? उसी से एक तो चाइना, लोग नहीं चाहते हैं चाइना का सामान खरीदे, लेकिन मजबूरी है कि उतना सस्ता कोई देता नहीं है। जिस दिन लॉन्च किया ना कोई इंडिया वाला, सबका कंपनी बंद हो जाएगा, लोग छोड़ देंगे। ऐसा सुनने में आया है कि मुकेश अंबानी ने कोई 5G फ़ोन बनाया है और वो नया 2021 में लॉन्च करने वाला है और 3,000 से 4,000 में मिलने वाला है, और उतना उसमें गुण है जितना ये 10,000 12,000 के फ़ोन में होता है। तो हमको तो लग रहा है कि जिस दिन लॉन्च कर गया, अगर सही में वैसा हुआ और अच्छा मोबाइल हुआ, बाबू ये सारा मोबाइल बंद हो जाएगा और वही मोबाइल चलेगा, और मुकेश अंबानी जो मोबाइल बनाएंगे वो हमारे देश में ही पैसा रहेगा, क्योंकि मुकेश अंबानी किस देश के हैं? भारत के। वो खुद बनाएंगे, यहाँ के लोगों को काम मिलेगा। आखिर मोबाइल कोई आदमी ने बनाएगा, तो यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा। हर शहर में, हर जिला में मोबाइल बनना शुरू हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे, लोग अपने देश का पैसा अपने देश में ही रखेंगे, विदेश में नहीं जाएगा, जिससे हमारा देश काफ़ी डेवलप करेगा कल से। और कल से कोई देश हमें आंखें नहीं दिखा सकता है कि हम बंद कर देंगे तो तुम्हारा सारा काम रुक जाएगा। बंद कर दो, कोई दिन खुदे बंद कर देंगे। जब हमारे देश में उतनी व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो हम खुदे क्या करेंगे, तुम्हारा सामान लेना बंद करेंगे, तुम क्या बंद करोगे? तो प्रयास है, देखिए अब क्या होता है। उसके लिए उन्होंने 20 लाख करोड़ करके ऐसे रुपया भी दिया था। कई लोग गुस्सा में रहते हैं कि मोदी बड़ा बुर्बक बनाओ तरह, 20 लाख करोड़ को के रुपये केहू के ना दे ले। अरे पागल, उसको सुनो वो क्या कह रहा है, किस चीज के लिए पैसा है? वो आटा चाउर खाए खातिर नहीं आई, वो आइल बाकी तू बिजनेसमैन हुआ तो लोन ले लो, तू बिजनेस करो, पैसा कमा, अपना देश में कमा, लेकिन वो लोन के तरह ब्याज नहीं देगा कुछ साल तक ले। आ जब तू कमाए लगे तू पैसा क्या करिए, लौटा दिह, तार दुकान भी हो गई, बिजनेस भी चल लगल और तारा कहीं खर्च भी ना लागल। कहीं कोनो बिजनेस करे खातिर क्या चाहिए? पैसा ना चाहिए। लेकिन लोग
हमारा तो कुछ ना दिले हैं, हमारा के नाम मिलेला कहाँ कुछ दिले हैं खाई। अरे पागल, हर चीज को सुनो। वो आटा अंतोदय नहीं के बटा, सुनो पहले बात को क्या है, वो किस चीज के लिए पैसा आया है। एक पढ़ा लिखा नागरिक हर चीज को अच्छे से समझता है। लेकिन हमने कहा बाटे आम आदमी के 2000 रुपया आ गए तुझे खाता में, बाबरी बड़ा बढ़िया, चलो फराक किन लिया जा, चलेगा बढ़िया से शर्ट पैंट किन ले, हो गई लाइफ। इतना ही बात, इतना ही छोटा सा लाइफ, छोटी सी सोच। बड़ा सोचो, बड़ा गेम, फ्यूचर। मैं बार बार बोलता हूं फ्यूचर के लिए काम करो, भविष्य के लिए। किसके लिए? भविष्य के लिए। तो अब उसी तरह यूरोप के जो देश थे, जर्मनी था, फ्रांस था, इटली था, ऐसे बहुत सारे देश थे, वे सोचने लगे कि हम अपने देश की वस्तु अपने देश में ही क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, उसे बाहर नहीं जाने देंगे। समझ में आ रहा है ना बात सबको? आर्थिक मंदी ने अमेरिका के बाजारों में शुरू हुआ सट्टेबाजी की प्रवृत्ति भी निर्णायक रहा। सट्टाबाजी मन एक तरह से कह सकल जा सकता भोजपुरी में जुआ। भोजपुरी में क्या कहल जाई? जुआ। अगर अमेरिका में आर्थिक मंदी आइल, पैसा के दिक्कत भइल, तो एगो कारण रहे सट्टाबाजी। बड़ा जुआ लोग खेले, जब लागल मने हेमे रुपया लगाओ, होमे रुपया लगाओ, लालच में बस सब जना डूब गए लोग। का एक खेल दूसरा देश के साथ है, खेल में केहू जीत सकेला, केहू आज 49 रुपया लगाओ ले, ड्रीम 11 में 1 करोड़ रुपया आ रहा बा, 5 ओवर बीतत बीतत बाबू आदमी फेरा में लग जाए, हमारे 49 रुपया देखे बा कि नहीं थे, आज बाबू डूब गए। चौकी डूबल बा, 7 बजे वाला में लगाओ जी, ओमे ना जीत, ओमे हारा हारल, वो हार जाए सब। आ कोई गलती से 50 रुपया जीत गए नहीं, ओकरा चक्कर में 20 साल खेले सन कि आज 50 रुपया जीतल बनी, कहीं काल 10 लाख जीत 10 रुपया की 10 लाख 1 करोड़। कितना जना के 1 करोड़ 10 लाख आई ल, सब अस्थिर हो गई लो। उसके बाद है प्रथम महायुद्ध के पश्चात अमेरिका की आर्थिक समृद्धि में काफी वृद्धि हुई, जिससे वहां के पूंजीपति अपनी अतिरिक्त पूंजी को सट्टा में लगाने के लिए आकर्षित हुए। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ ना, तो उसके बाद से अमेरिका के जो पूंजीपति थे, माने धनिक धनिक जो लोग रहे, कंपनी वाला, इतना आमदनी हो गई कि पैसा पचत ना रहे, लागल लोग जुआ खेले, सब उरागल गरीब हो गई। ठीक न, यही सब उताए के ना चाहिए। आरंभ में काफी लाभ हुआ, हर जुआ में शुरू में लाभ होला, काहे कि लाभ ना हुई तो लोग जुआ खेली। आदमी पहल का दांव खेल ले, जीत जाओ तो बाद बड़का दांव खेलेला कि रे गजब हम जीतत नहीं, आवल तो सब देके चली आवेला। यह आर्थिक समृद्धि की चरम अवस्था थी। इसके बाद ही वास्तविक संकट उत्पन्न हुआ, जो प्रसिद्ध शेयर बाजार न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जिसको वॉल स्ट्रीट कहते हैं, के माध्यम से उभरकर सामने आया। यह था कारण आर्थिक मंदी का। अब आ रहा है कि आर्थिक मंदी का क्या प्रभाव पड़ा था, आर्थिक मंदी का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है ना? इस मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। भाई जे जुआ खेली, जे हारी, समस्या भी के झेली, वे न झेली। मंदी के कारण बैंकों ने लोगों को कर्ज देना बंद कर दिया और दिए हुए कर्ज की वसूली तेज कर दी। किसान अपनी उपज को नहीं बेच पाने के कारण बर्बाद हो गए। कर्ज की कमी से कारोबार ठप पड़ गया। इससे बैंकों का कर्ज वापस नहीं चुका पाए। बैंकों ने लोगों के सामानों, मकान, कार, जरूरी चीज़ों को कुर्क कर लिया गया। लोग सड़क पर आ गए। कारोबार के ठप पड़ने से बेरोजगारी बढ़ी। कर्ज की वसूली नहीं होने से बैंक बर्बाद हो गए और कई कंपनियां बंद हो गई। 1933 तक 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे। लगभग 11000 कंपनियां चौपट हो चुकी थी। देखिए कितना मतलब
वहां पे खतरनाक काम हुआ इस आर्थिक मंदी का अमेरिका में कि सबसे पहले तो क्या हुआ कि बैंक ने जिनको जिनको लोन दिया था बोला भाई हमारा पैसा क्या करो, इन लोग के खाए के न रहे तो लोग पैसा कहाँ से लौटाई। बैंक के पैसा ना लौटल तो बैंक सब का हो गई सन बंद होके लगल। बैंक अपन पैसा ना मिले तो का करे, कुर्की कुर्की बेहतर लगिन कुर्ती जब्ती एगो होला, घर दुआर धो लियल जाई, घर से बहरी निकाल दी ताला मार दियल जाई, कहली पैसा पहले जमा कर तब तरह के दियाई। लोन जब बैंक दिला नु तो ये सब कम होली सन। अगर तू लोन ना चुकले ढेर दिया बार बार तरह के लेटर भेजता तो कुछ वक्त के बाद क्या कर घरवा नीलाम कर दिए, घर में तर बेच के क्वेश्चन निकाल दी, खेत जितना हुई एक कुर्की कहल जाला, ठीक न। ये अमेरिका में शुरू हो गई, फिर भी पैसा पूरा ना चुका पाल जाने के चलते बैंक सबका हो गई सन। करीब करीब कितना बैंक बंद हो गई बा, 4000 से ज्यादा बैंक बंद हो गई 4 साल के अंदर। सोचो लोग 4000 बैंक बंद हो गई और 11 यहाँ पे क्या लिखा है जी, अच्छा हाँ 1,10,000 1,10,000 कंपनी चौपट हो गई, वो बंद हो गई सब। जब पैसे ना रही तो लोग कहाँ से काम करी। यही से जुआ खेले के चाहिए, जुआ ढेर ढेर लोग के बर्बाद कइले बा, कभी भी जुआ के चक्कर में ना पड़े के। आगे आओ, यहां पे लिखा है आप लोग देख सकते हैं, एक शब्द है संरक्षणवाद। क्या लिखा है, संरक्षण मतलब होता है बाबू सुरक्षा, वाद मतलब होता है मानना। जैसे होता है ना जातिवाद, तो जाति को मानना ही क्या कहलाता है, जातिवाद। उसी तरह संरक्षण को मानना क्या होता है, संरक्षणवाद। समझिएगा इसको। अपने वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं के आमद से होने वाले नुकसान से उसे बचाने के लिए विदेशी वस्तु पर ऊंची आयात लगाना संरक्षणवाद कहलाता है। बात को समझिएगा। मैंने कुछ देर पहले एक बात बताई कि जब भी कोई देश किसी दूसरे देश के सामान के चलते नुकसान सहने लगता है तो वो नहीं चाहता है कि उस देश का सामान अपने देश में बेचा जाए, वो चाहता है कि बिल्कुल बंद हो जाए, लेकिन डायरेक्टली उसे बंद कर भी नहीं सकता है क्योंकि नियम। तो क्या करेगा, टैक्स बढ़ा देगा, टैक्स बढ़ा देगा, जिसके चलते आप सामान लाना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, और वो अपने देश का सामान बेचेगा, ज्यादा फायदा कमाएगा। सिंपल भाषा में कह दे कि जरा से राय रखे के मन ना हो तो टेढ़ बोले लगो, वो खुदे में कैसे राय ना रही। मान लो तोरा घर का हमारा सामान ना चाहिए, हम कह भी नहीं की सकत कि हमारा ना चाहिए, तो लगे टेढ़ बतियावे ना कही कि जना लड़का लड़की संग पढ़े के मन ना लगे तो टेढ़ापन करे, तो बुझा जले अगर टीके वाला मन ही जा नहीं खे, एकदम पहचान बा। डायरेक्ट तू कह भी नहीं कर सकत कि हम ना आ, मनो नहीं खे, ना रहले जाता ना सहले जाता। बात बेटा रहूं के मन नहीं खे, आप बतिया सहातो नहीं खे। वही हाल हुआ कहां पर, अमेरिका में। क्या कर लागल टैक्स बढ़ावे, लागल टैक्स बढ़ावे कि दूसरा देश के सामान हमारा देश में ना। एकरे कहल जाला संरक्षणवाद। एबरा इंडिया ये चाहता कि दूसरा देश के सामान हमारे देश में ज्यादा ना आवे, लेकिन डायरेक्टली मना नहीं कर सकत। क्या कि तू मना करबो तो वो मना कर दी। जैसे कि अभी इंडिया क्या है, बहुत सारा चाइनीज ऐप बंद कर दिया। तो अब चाइना क्या बंद करे, इंडिया कोई ऐप नहीं है, तो बेचारा क्या बंद करे, व्यापार बंद करेगा नहीं। वो व्यापार तब बंद करेगा जब इंडिया क्या कर देगा, व्यापार बंद करेगा। जैसे मोबाइल आता है चाइना से, तो इंडिया से ही बहुत सारा सामान जाता है वहां पे, तो वो बंद नहीं है। ऐप बंद हुआ है, इंडिया भी चालाक है, बंद किया तो ऐप बंद किया। पता है कि मेरे पास ऐपे नहीं है, बंद क्या करबो, कल ये जन करे के भाई। काहे कि लड़ाई होला बराबर बराबर के, ऐप बंद हुई तो ऐप बंद हुई, इन्हें कुछ और ही बंद कर दिया। अन्य देशों पर होने वाले आर्थिक प्रभावों में जर्मनी और ब्रिटेन, ब्रिटेन को कहा जाता है इंग्लैंड, इस आर्थिक मंदी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। फ्रांस अपने आप को इस मंदी से इसलिए बचा पाया क्योंकि उसे जर्मनी से काफी मात्रा में
युद्ध हर्जाना की राशि प्राप्त हुआ। जर्मनी की स्थिति सबसे खराब रही। युद्ध हर्जाना चुकाने के कारण प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद के आर्थिक विकास के काल में भी उसकी स्थिति नहीं बदली। आपको याद होगा 9th क्लास का इतिहास, वहाँ पे एक चीज़ बताया गया था कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया था और उस पर बहुत ज़्यादा उस पर पैसे का कर्ज लाद दिया गया। जो जीते हुए देश थे उन लोगों ने कहा कि तुमको जितना खर्चा लगा है पूरा युद्ध में दोनों तरफ से सब तुम दोगे, और उसे देना पड़ा। सब देश की स्थिति अच्छी भी हो गई तो उसकी स्थिति अच्छी, फ्रांस की स्थिति अच्छी हो गई क्योंकि फ्रांस जीता हुआ था, जर्मनी से पैसा लिया पूरा दबा के लिया, उसका स्थिति ठीक था। लेकिन जर्मनी की स्थिति क्या हो गई थी, और इसी का गुस्सा था हिटलर के अंदर कि हमारा देश के तुले पूरा बर्बाद कर ले बड़ा लोग, कसम खाते नहीं कि चैन से ना रहे दे। और किया 1939 में दूसरा विश्व लगा दिया, खुद बर्बाद हो गया, खुद मर गया, लेकिन पूरे देश को तबाह करके चला गया। आधा मोछ रखत रहे हो, दोनों साइड से आधा गिरवा दे, खीस में खाली राखो उतना। तो वो था हिटलर। क्या नाम था उसका? हिटलर। एक थे वीरप्पन जो पूरा मोछ रखते थे पोंछ की तरह, और वो रखता था आधा। 1922 और 1923 यह 2 वर्ष सबसे खराब रहा। उसके मुद्रा का मार्क का इन वर्षों में काफ़ी अवमूल्यन हो गया। 1924 के बाद इसकी स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ। हिटलर के आने के बाद, हिटलर का जब एंट्री हुआ तो ऐसा काम करने लगा कि वहाँ की स्थिति क्या होने लगी, ठीक होने लगी। इस वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उसे भारी मात्रा में ऋण प्राप्त हुआ, और आगे सबसे पहले अमेरिका से राय किया। राय करने के बाद बोला फिर तुमको कर्ज दे दीजिए, कर्ज लिया, अपना स्थिति ठीक ठाक कर लिया। आगे है देख रहे हैं ना, ये हिटलर है। यहां पे आप उसका पिक्चर देख सकते हैं, नीचे हिटलर है। इससे काफी सुधार हुआ, परंतु 1929 की महामंदी ने उसे पुनः 19 में पहुंचा दिया। स्थिति तो अच्छी थी, लेकिन जब आर्थिक मंदी आया, अमेरिका ने कर्जा मांगना शुरू कर दिया, तो फिर उसका स्थिति 10 साल पीछे वाला हो गया। लगभग 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। कितने लोग वहां पे बेरोजगार हो गए? संपूर्ण देश अराजकता में डूब गया। इसी का लाभ उठाकर हिटलर अपने आप को क्या कर लिया, सत्तासीन किया, मतलब अपने आप को पूरा राजा बना दिया। जिन पहले से मालिक हटाया कॉलेज, हम आइल बनी, हम काम करे, सब बड़ा सा चोर चाहिए, अब पक्का चोर तो रहे, हाँ, और सबको हटा करके खुद वहां का राजा बन गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बड़ा, इसका आप मूछ देख लीजिए, इसका मूछ देख रहे हैं ना आप लोग, कितना खतरनाक मूछ रखता था ये, पूरा घाना मूछ, लेकिन बीचे में, साइड में नहीं रहता था। पता नहीं क्या गुस्सा था उसके अंदर। (1929) के बाद ब्रिटेन के उत्पादन, निर्यात, रोजगार, आयात, जीवन निर्वाह। उत्पादन मतलब किसी नए चीज को बनाना, निर्यात मतलब भेजना, रोजगार मतलब काम करना, आयात मतलब दूसरे देश से सामान मंगाना, जीवन निर्वाह मतलब अपना जीवन चलाना। इन सब में भी तेजी से गिरावट आई। लगभग 35 लाख लोग बेरोजगार हो गए। कितने लोग बेरोजगार हो गए? इस महामंदी से निकालने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल संरक्षणवाद जैसे कठोर आर्थिक उपाय किए गए, जिससे विश्व व्यापार काफी प्रभावित हुआ। आगे है लास्ट पैराग्राफ आज के लिए। अगर हम इस महामंदी का भारत पर पड़ने वाले प्रभाव को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधी रह गई।
यानी कि बात हो रही है 1928 से 1934 के बीच। तो 6 साल में आयात और निर्यात, मतलब सामान को मंगाना और सामान को भेजना आधा हो गया था। पहले का अपेक्षा क्या हो गया था? आधा हो गया था। कृषि उत्पादों की कीमत यहाँ काफ़ी गिर गई, जिसका उदाहरण है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गया। 50% दाम गेहूं का क्या हो गया था? मैंने जौन गेहूं मान लो 20 रुपये पाव, कितना बेचाए लगल? 10 रुपये किलो बेचाए लगल। शहरी लोगों की अपेक्षा गांव के लोग इस मंदी से ज़्यादा प्रभावित हुए। शहर से ज़्यादा कहाँ के लोग ज़्यादा प्रभावित हुए थे? गांव के लोग, हमारे जैसे लोग ज़्यादा प्रभावित हुए थे। आगे है कृषि दाम में कमी के बावजूद अंग्रेजी सरकार लगान की दर कम करने को तैयार नहीं थी, जिससे किसानों में असंतोष की भावना बढ़ी। नकदी फसलों को उपजाने वाले किसानों पर इसका प्रभाव विनाशकारी हुआ, क्योंकि उनका उत्पादन खर्च बहुत ज़्यादा होता था और उस अनुपात में फायदा नहीं मिलने पर वे महाजनों के कर्ज में डूबते चले गए। महाजन समझते हैं, मान लो कि लोग के आमदनी ना रहे तो लोग महाजन से कर्ज लेवे लगल। अरे गांव में ना के होला कर्जा उर्जा देला, ओकरे क्या कहल जाला? पहले महाजन कहल जाओ। इन्हीं सालों में पहली बार भारत से सोने का निर्यात होने लगा, जो ब्रिटेन अपने कम हो रहे सोने को पूरा करने के लिए कर रहा था। वही टाइम में अंग्रेज क्या कर रहा था? सारा इंडिया का सोना ढोले गए सन, सब ये खोखा कर दिल सन। इसी परिप्रेक्ष्य में हम यह भी कह सकते हैं कि इस मंदी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका। तब गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? 1930। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आर्थिक मंदी के कारण और आर्थिक मंदी का प्रभाव। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विश्व बाजार के आलोक में बदलते अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो आज के लिए इतना ही।